हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज जो हमने पहले कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हम ग्रोथ को डिस्कस कर चुके थे। सेकंड जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी which are possessing features more or less similar to their parents, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के जैसे उनमें कुछ ना कुछ ज़्यादा या कम उनमें कैरेक्टर्स रहते हैं। दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस द प्रोजेनी विच इज़ possessing the more or less similar characters to their parents। यहाँ पे जो हम इनवेरेबली एंड इम्प्लिसिटली जो भी हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। बेसिकली होता क्या है, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन। फंगी जो है ये मल्टीप्लाई करते, फंगी और फंजाई ये मल्टीप्लाई करेंगे और स्प्रेड करते हैं ईजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। हमने देखा है फंगी की अगर हम बात करेंगे तो हम सिंपल अगर एक ब्रेड लेते हैं तो उस पर मोड्स लग जाते हैं। कैसे, किस तरीके से वो एक दिन में ही इतनी ज़्यादा ब्लैक हो जाती है? बिकॉज ऑफ देयर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उनके जो नंबर ऑफ स्पोर्स दे प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करते हैं, मिलियंस ऑफ स्पोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स वाई दे स्प्रेड वेरी फ्रिक्वेंटली एंड वेरी इजीली। तो जो एसेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत रैपिडली फॉर्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है कंपैरेटिवली टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन लोअर ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करेंगे तो इनमें क्या कॉमन रहेगा? इनमें डेफिनेटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमनली फाउंड होगा, जैसे कि ईस्ट एंड हाइड्रा। हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी इनके बारे में पढ़ा है और हमें पता है ईस्ट और हाइड्रा में विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स एसेक्सुअल तो है ही, एसेक्सुअल के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े हैं। बडिंग को पढ़ा है, रीजनरेशन को पढ़ा है, फ्रेगमेंटेशन को पढ़ा है हमने, और क्या क्या पढ़ा है उसके बाद है स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे देखेंगे हम। फिजन विच वॉज वेरी कॉमन। तो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि अगर हम ईस्ट और हाइड्रा की बात करेंगे तो उनमें हमें बडिंग दिखती है। प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म है जिसमें रीजनरेशन इज़ वेरी कॉमन, ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। मीन्स जो भी उसकी बॉडी का एक भी फ्रेगमेंट यानी कहीं से भी अगर हम उसकी बॉडी को कट करते हैं, एक मिनट, हाँ, प्लेनेरिया लेजर, सॉरी, लेजर, यस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्लेनेरिया में क्या हो रहा है कि इसमें ट्रू रीजनरेशन हो रहा है। इफ़ वी कट एनी पार्ट, यस, बाय एक्सीडेंट या किसी भी तरीके से प्लेनेरिया की बॉडी का अगर कोई भी पार्ट, चाहे वो एंटीरियर पार्ट हो, पोस्टीरियर पार्ट हो, मिडिल, अगर वो बॉडी से सेपरेट होगा, देन जो लॉस्ट पार्ट है, द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स दे हैव अ कैपेबिलिटी टू रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। हमने देखा है कुछ ऑर्गेनिज्म में भी रीजनरेशन, बट दैट इज़ नॉट अ ट्रू, वो ट्रू नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हम फंगी फिलामेंटस एल्गी में बात करेंगे तो, और फंगी में देखने को मिल रहा है फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा, मॉसेस जब हम पढ़ते हैं तो उनमें हम उनके प्रोटोनीमा की बात करते हैं। ये सब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। मीन्स they separated or when they will get mature their body will get fragmented। उनकी बॉडी जो होती है फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। each fragment has a ability to generate in a new organism। क्लियर?
तो यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में थोड़ा सा अंतर है। फ्रेगमेंटेशन एक नॉर्मल फिनोमिना है जिसमें बॉडी मैच्योर होगी, उसके बाद दे विल रीच एट द फॉर द फ्रेगमेंटेशन, है ना। और रीजनरेशन में एनी एक्सीडेंटली भी हो सकता है, एनी टाइम जब भी आप उसको कट करेंगे दे विल रेडी टू रीजनरेट। नाउ व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलर, ये सब जो हमने बात की थी, हायर ऑर्गेनिज्म हो या स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, वी वर टॉकिंग अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते कौन कौन से हैं। तो हमें पता है, अगर हम प्रोकैरियोटिक्स की बात करेंगे तो वो हमारे बैक्टीरियाज हैं, और जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यूनिसेलुलर जो है यूकैरियोटिक, दैट इज द एल्गी एंड अमीबा। क्लियर? इनमें हम एक स्टेटमेंट को यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। मीन्स अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, सिनोनिमस मीन्स होता है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, मतलब हम दोनों एक दूसरे के हो गए। जैसे एंटोनिमस मतलब अपोजिट होता है, तो वो एक जैसे ही हो गए। तो कैसे, किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के सिनोनिमस है। तो यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। भाई यूनिसेलुलर अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है। तो इंक्रीज इन नंबर इन सेल्स, जब उनमें ग्रोथ होगी तो उनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, ना कि उनका खाली जो है, क्योंकि वो तो यूनिसेलुलर है, उनकी बॉडी में तो नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? यानी बाय द रिप्रोडक्शन दे विल शो अ ग्रोथ। जब वो 1 से 2 बनेंगे, यानी जब पेरेंट बॉडी गो फॉर द फिजन के लिए जाएगी, तो 1 से 2 अमीबी बनेंगे, एक अमीबा से 2 अमीबी बनेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो रिप्रोडक्शन भी है एंड ग्रोथ भी दिखाएगा। दैट्स वाई वी कैन से इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। क्लियर? सबको बात समझ में आई है? नहीं आए तो यू कैन राइट इन माई कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जो भी एक लाइन ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, समझ में आया किस तरीके से ग्रोथ होगी। सो वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज 2 टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो हम बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकते यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कि क्या ग्रोथ है, क्या रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उनका सेल कितने, ग्रोथ मीन्स होता है कि नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करें, लेकिन यहाँ तो क्या कर रहे हैं, वो उनके नंबर ऑफ सेल्स जो ग्रोथ दिखा रहे हैं वो थ्रू द रिप्रोडक्शन ही दिखा रहे हैं। तो फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। एक बात और निकल के आ रही है कि हमने कहा कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे म्यूल्स। म्यूल्स जानते हैं ना, खच्चर होते हैं और एक तरह से इनफर्टाइल होते हैं। ये स्टेराइल वर्कर बी की जब हम फैमिली की बात करते हैं तो उनमें क्यून भी होती है, उनमें वर्कर बी भी होती है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो क्या ये लिविंग नहीं है? ये सब तो लिविंग है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे ये होगा कि हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी वेन एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। और खाली हम रिप्रोडक्शन के बेस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। देयर आर फ्यू अदर कैरेक्टर्स विच आर responsible for this. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. हमें ये पता है कि नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्रोड्यूस और रिप्लिकेट तो नहीं करेगा, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो लिविंग है वो डेफिनेटली रिप्रोड्यूस करेंगे या रिप्रोडक्शन करेंगे। क्लियर? तो ये भी थोड़ा सा डाउट में रहा। इसी तरह से ग्रोथ भी था और इसी तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन भी होगा। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है
अभी हम कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जो डेफिनेटली इन्हीं को डिफाइन करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस रहते हैं और कुछ ना कुछ अपनी थियरीज इनकी रहती हैं। अब कह रहे हैं जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरा, थर्ड वन इज दैट इज द मेटाबॉलिज्म। वो कौन सा है? मेटाबॉलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। बहुत इजीली, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? क्या है मेटाबॉलिज्म? बेसिकली मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, इट डिफाइंस द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन आवर बॉडी। कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं? हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वी आर मेड अप ऑफ द केमिकल्स। केमिकल्स मतलब अब आप उसको लेंगे कि सिंथेटिक, मैडम ये वो नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी एक सिंपल टर्म में समझेंगे केमिकल्स। हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वही यहाँ पे एक तरीके से सारे केमिकल्स हैं। ये जो केमिकल्स हैं ये स्मॉल भी हो सकते हैं और बिग भी हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शन। सब आपको पता है, यू स्टडिंग द केमिस्ट्री, सब आपको पता है कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको एक चीज़ और भी ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है इट रिक्वायर्ड सम बायोमॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, लिपिड्स है, ये सब क्या, दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स। और भी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में बनते रहते हैं और इनमें चेंजेस होते रहते हैं। ये क्या करेंगे, ये जो केमिकल्स हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, एक से दूसरे में कन्वर्ट होंगे, दूसरे से तीसरे में होंगे, या उनके बेसिक कभी बनेंगे तो कभी टूटेंगे। तो दीज रिएक्शंस, दीज केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज द मेटाबॉलिक रिएक्शन। मीन्स जो कन्वर्जन हो रहा है केमिकल्स का बायोमॉलिक्यूल्स में वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन, and the chemicals reaction that is occur in a living body are known as the metabolic reactions. Clear? यहाँ पे there are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously in the all living organism be they. यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बराबर रिएक्शंस चलती रहती हैं, आइदर इट में बी अ यूनिसेलर और मल्टीसेलर, उनमें रिएक्शंस होती रहती हैं। और ये रिएक्शंस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो रिएक्शंस होंगी दे आर नॉट नोन एज द, मतलब है तो वो केमिकल रिएक्शन ही, लेकिन उनको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और ये जो प्रोसेसिंग है दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम फंजाई की बात करें, और चाहे हम माइक्रोब्स यानी जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, सब में मेटाबॉलिज्म मिलता है। और ये सारे ही आपको लिविंग दिख रहे हैं। क्या आप टेबल देखेंगे, क्या आप बोर्ड देखेंगे, क्या आप लैपटॉप, जो भी है चीज़ें, क्या इनमें आपको ऐसा लगता है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं? अब आप बोलोगे मैम बैटरी वगैरह में होती है, तो नो, वो चीज़ें केमिकल, दीज आर नॉट अ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, जो भी लिविंग बॉडी के इनसाइड जो रिएक्शंस हो रही हैं दे आर नोन एज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो सब केमिकल रिएक्शंस है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि लिविंग बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है दैट इज मेटाबॉलिज्म। नो लिविंग, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं, मैंने बताया बोर्ड में आप करा लीजिए, लैपटॉप में बैटरी उसमें रिएक्शन, बट दैट इज नॉट अ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक, अब लेकिन एक बात और है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अगर यही मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है और उसको हम बाहर की तरफ कराएं, यानी सेल से कुछ चीज़ें सेल ना हो बॉडी की, और वो जो केमिकल्स हैं वो बॉडी के बाहर बनाएंगे, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉन लिविंग। यानी कि अगर हम कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को
बॉडी के बाहर कराएंगे तो उसको ना तो हम लिविंग कहते हैं और ना नॉन लिविंग कहते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception। ग्रोथ में हमें एक्सेप्शन दिख गया था कि कुछ लिविंग चाहे माउंटेन्स हो या इनमें हो, ये सब सैंड के जो डिपॉजिट होती है, तो ये एक एक्सेप्शन दिख गया था, ये भी तो साइज में बढ़ते हैं। इसी तरह से रिप्रोडक्शन में भी हमको एक्सेप्शन दिखा था, जो इनफर्टाइल कपल्स थे, म्यूल्स थे, इन स्टेराइल वर्कर भी थी, लेकिन हमें मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिखा है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। अगर हम किसी भी लिविंग मटेरियल, इन विट्रो मीन्स होता है किसी भी लिविंग मटेरियल में, यानी जो सेल से रिलेटेड मटेरियल है, उसमें अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो वो कोई लिविंग थिंग नहीं है। रिएक्शन जो है वो लिविंग है, लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन वो कोई लिविंग थिंग नहीं है। तो यानी टेस्ट ट्यूब में हम करा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब कोई लिविंग थिंग नहीं है। क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पे हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। इन सब में क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये बॉडी को एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, वो भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है ऑफ लाइफ फॉर्म का, जो सब सिस्टमैटिक है। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, ये हम दूसरा प्रॉपर्टी लेंगे अब हम। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यस, आपको पता है कि जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नियर अबाउट उनके सेल्स जो होते हैं, एक सेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो टिश्यूज़ से आपके क्या बनेंगे, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम और होल बॉडी बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी का एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर है। अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ द एबिलिटी। ये बहुत अच्छा और काफ़ी डिफाइनिंग फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का। क्या है? एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड टू रिस्पॉन्ड। सिंपल हम कह सकते हैं एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सपोज करिए हम खड़े हुए हैं, हम चलते चले जा रहे हैं, सामने से कोई पहाड़ आ रहा है, एक चलती हुई गाड़ी आ रही है, तो वी सडनली स्टॉप देयर। हम वहाँ स्टॉप होंगे या साइड हो जाएंगे जल्दी से कि कहीं हमको वो टक्कर, दैट इज़ अ रेस्पॉन्स। कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अगर कोई भी एनवायरनमेंट क्या है, हमारी सराउंडिंग, हमारे अगर कोई भी सराउंडिंग में कुछ चेंजेस होते हैं तो हमारे पास एक एबिलिटी टू सेंस, हम उसको महसूस करते हैं और उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, उसके प्रति रिएक्शन करते हैं। दैट इज़ द पर्टिकुलर फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई नॉन लिविंग ऐसा काम नहीं कर सकता है। सो विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। भाई वो रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? सपोज करो हमने शेर देखा तो हमारी बॉडी में वो रिएक्शंस होंगे। फिजिकली क्या है? हम डरेंगे, हम भागेंगे। केमिकली हमारी बॉडी में क्या होंगे? हार्मोनल चेंजेस आएंगे, उसको देखते ही हम लोग डर जाएंगे, वी विल गेट फ्राइटेड। तो ये क्या है? दिस इज द एबिलिटी टू सेंस और वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू द करेंट जो एनवायरमेंटल जो स्टिमुलाई हैं, यानी उनके प्रति हम रिस्पॉन्स करेंगे। हम जो हैं वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंसेस। और ये कैसे हो रहा है? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारे ईयर हो, आई हो, नोज़ हो, स्किन हो, टंग, ये सब क्या है? हम रिस्पॉन्स करते हैं इसी से। इसी तरीके से प्लांट्स ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपको पता है जैसे सनफ्लावर है तो लाइट को रिस्पॉन्स करता है, जिधर जिधर लाइट जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे सनफ्लावर का फ्लावर मूव करता है। वाटर को रिस्पॉन्स करते हैं, वाटर नहीं मिलेगा तो विल्टिंग शो करते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जल जाएंगे। और कहीं कहीं पे
इनकी जो फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, दे विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अदर ऑर्गेनिज, पोल्यूटेंट्स एट्सेट्रा, सभी को तो प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। हम लोग प्लांट को छूते हैं, मिमोसा पुडिका, छुईमे का जो प्लांट होता है वो एकदम कुम्हला जाता है, यानी कि श्रिंक कर जाता है। इसी तरीके से पोल्यूटेंट्स हैं, उनको भी रिस्पॉन्ड करता है। ऑल ऑर्गेनिज फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग है, चाहे वो प्रोकैरियोट, आपको पता है होल वर्ल्ड जो है वो दो में बांटा गया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, उनके अकॉर्डिंग 5 किंगडम में है। तो सब में क्या है, ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिज, और ये सब रिस्पॉन्ड करेंगे, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको पता लगेगा। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। हाँ, ये बात भी सही है। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, फोटो पीरियड यानी लाइट पीरियड, आपको पता है विंटर में क्या होता है, डे पीरियड कम हो जाता है, और जो समर में रहता है डे पीरियड जो लाइट का वो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो आप जो समर में ब्रीडर्स होंगे वो क्या करेंगे, उनके लिए फोटो पीरियड लॉन्ग होना चाहिए। तो ये सब जो है रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे। Either it may be a plant or animals, both will get affected by the photo period, यानी लाइट से उनका रिप्रोडक्शन जो है वो अफेक्टेड रहता है। तो कहीं ना कहीं वो लाइट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दैट इज़ अ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। लाइट किसके लिए है, सीजनल ब्रीडर के लिए स्टिमुलस का काम कर रही है। ऑल ऑर्गेनिज हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके बॉडी में केमिकल्स रहते हैं, उनको भी हैंडल करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सबको पता है हम अपनी सराउंडिंग के प्रति अवेयर रहते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज हु इज अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, मीन्स इट हैज़ दे हैव अ सेल्फ कॉन्शियसनेस, ही हैज़ अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो समझ में आई बात, यानी कि सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी सराउंडिंग के प्रति अवेयर रहते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें रहती है। नेक्स्ट है, सो वी कैन से कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो ये क्लियर हो गया। हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हमने देख लिया ग्रोथ, रिप्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म में ही वही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस। ये जो आपके 4 जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल टू डिफाइन एनी ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब यहाँ पे फिर एक बात आ रही है, भाई कॉन्शियसनेस जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। बड़ा टफ है कि कौन सी आपकी लिविंग स्टेट है। जब कोई एक पेशेंट कोमा में होता है हॉस्पिटल में, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन, उसको सपोर्ट दिया जाता है मशीन से, जिससे उसका हार्ट जो रिप्लेस हो चुका है और लंग, उनको मशीन से सपोर्ट किया जाता है। उसका जो पेशेंट का ब्रेन है वो डेड है, तो द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग, जो लाइफ में वापस भी नहीं आना चाहते, मतलब नॉट आना नहीं चाहते, मतलब आ नहीं सकते हैं कभी भी वापस, तो क्या उनको हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि सोचने वाला विषय है, और इसीलिए वो कह रहे हैं थोड़ा सा टफ हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किसे लिविंग स्टेट कहेंगे। अब हम इसको जितना हमने पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को, उनको हम यहाँ पे एक तरह से समराइज़ करेंगे। हायर क्लासेस में हम जानेंगे ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइन इंटरैक्शन। देखिए, हमने आपको बताया था जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हम सिर्फ इतना जानते हैं, जिनमें ग्रोथ होती है, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, दे कैन ब्रीथ, दे कैन एक्सक्रीट, दे कैन रिप्रोड्यूस, और
तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम लिविंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा लिविंग का फिनोमिना है वो कनेक्टेड है ड्यू टू कुछ अंडरलाइन रिएक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। तो वो इंटरेक्शन क्या है? हमको ये पता है कि जो भी सेल्स हैं, सेल्स की और टिश्यूज की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक है ना भाई। सेल टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन फंक्शन। लेकिन जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होती हैं। लेकिन जब सारी सेल आपस में इंटरैक्ट करती हैं अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, यानी ग्रुप ऑफ सेल है वही सेल्स जब इंटरैक्ट करती है तो दे बिहेव लाइक अ टिश्यू। तो ये क्या है? बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन दिस इज पॉसिबल। उसी तरीके से कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। देखिए जो भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनेल का वो दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन जब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के ये मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनेल का जब ये आपस में इंटरैक्ट करता है तो ये एक ऑर्गेनेल को बनाता है। समझ में आई बात? यानी ऑर्गेनेल किससे बने हैं? मॉलिक्यूलर जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेलुलर ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो ऑर्गेनेल्स के हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं इंटरैक्ट करते हैं तो उनसे ऑर्गेनेल बनता है। ये जो इंटरैक्शंस हैं रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशंस की हायर प्रॉपर्टीज हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहे हैं। दिस इंटरैक्शन इज हेल्पफुल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल द लेवल। जब हम क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ की हायरार्की यानी उनका एक जो ऑर्डर बनाना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके लिए इंटरैक्शन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कह सकते हैं कि ट्रू है इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। हायरार्की में जितना भी कॉम्प्लिकेशंस है बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन है जिससे एक से दूसरा दूसरे से तीसरा एक लेवल्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं, उनका एक ऑर्डर बनता जा रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब आप हायर क्लासेस में आ गए हैं तो यू कैन नॉट डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीथ विच कैन ग्रो, यू विल गो थ्रू इट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग। ये क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, इवॉल्व करता है, अपने आप को चेंजेस लाता है, धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं उनको वो एक्सेप्ट करता है, अपने आप को रेगुलेट करता है। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है विच इज़ कैपेबल और कह सकते हैं कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपको पता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको कह रहे हैं। और जो हमारी बायोलॉजी है यानी जो स्टडी है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी में व्हाट वी डू, इट इज़ अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लाइफ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी इस अर्थ के बारे में ही हम पढ़ते हैं। जो भी यहाँ पे लिविंग है इस अर्थ पे उस सबको हम बायोलॉजी में स्टडी करते। तो वी कैन से बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। हमने पहले कैसे लाइफ आई, फिर उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, दैट वी स्टडी इन द बायोलॉजी।
all living organisms, present, past and future, are linked to one another by sharing of the common genetic material but to varying degrees। आपको पता है कि एप्स और ह्यूमन बींग्स को कनेक्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आज से, जो पहले हो चुके हैं या जो इन फ्यूचर रहेंगे, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर हो रहा है, लेकिन उसकी जो वेरिएशन, जो शेयरिंग की जो डिग्री है वो वैरी करती है। किसी में वो मटेरियल ज़्यादा है, किसी में वो कम है। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा व्हाट इज़ लिविंग और किस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते। प्लीज़ कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो like and subscribe it and share with your friends. Thank you.